नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में विभिन्न आयोगों के द्वारा आपसे पूछे गए हैं। मैं घटना चक्र के सीरीज के तौर पर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करूंगा जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। जो परीक्षाओं में आपसे इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप देखें तो उनमें लगभग 45% से 50% तक जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं आप। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जो है आप जरूर पढ़ें। पहला जो क्वेश्चन है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का जो घटना चक्र में दिया गया है, हिंदी में ही ये प्रश्न है, मैं अंग्रेजी भी साथ साथ बताता जाऊंगा, आप इन्हें स्पष्ट करते हुए देखिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब प्रवृत्त हुआ था, इन्फोर्स कब हुआ था? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपसे पूछा गया है इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो 1 सितंबर 1872 को हुआ है। इंडियन एविडेंस एक्ट को जो इन्फोर्स किया गया और यही डेट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है आपकी। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, ICA भारतीय संविधान अधिनियम 1872, और ये भी कब लागू हुई है आपकी? 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ है, और यही सेम डेट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की है। दो तीन परिभाषाएं जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, दो तीन चीजें इस पॉइंट्स पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इंडियन एविडेंस एक्ट के पासिंग डेट के बारे में बात करें तो डेट ऑफ पासिंग ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कब है आपका? 15 मार्च 1872। ये 1872 ये डेट इंपॉर्टेंट होती है, आपसे जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाएगा। ये मार्च की डेट आपको याद रखना है। 15 मार्च 1872 को ये पास हुआ है, और 1 सितंबर को इसे 1872 में इसे लागू किया गया है। एक्ट नंबर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो एक्ट नंबर जो था वो कौन सा है? इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर 1 है। सीआरपीसी का जो एक्ट नंबर है वो कौन सा है आपका? एक्ट नंबर 2। और आईपीसी का जो एक्ट नंबर है वो कौन सा है? 45। तो कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्ट नंबर कौन सा है, तो एक्ट नंबर 1 था इंडियन एविडेंस एक्ट का। पासिंग डेट जो है वो 15 मार्च 1872 की है, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है 1 सितंबर 1872 है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका भी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट सेम है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था, इनैक्ट किया गया था, तो किस डेट को इनैक्ट किया गया था आपका? बोलो भैया। इनैक्टमेंट जो हुआ है वो कब हुआ है आपका, और इन्फोर्स कब हुआ है? तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इनैक्टमेंट की डेट अलग होती है, इन्फोर्समेंट की डेट अलग होती है। इसी तरीके से भारतीय जो संविधान है वहां पे इनैक्टमेंट की बात करें तो कब हुआ है? ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जब मैं आपसे बात करूं कि भारतीय संविधान को इनैक्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। डेट ऑफ इनैक्टमेंट, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड गिफ्ट टू आवरसेल्फ, 3 बात। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो कौन सी है आपकी? इन्फोर्समेंट ये आपकी 26 जनवरी 1950। और ये बात कहां बताई गई है? इनके जो कमेंसमेंट के बारे में बात किया गया है, ये आपका कमेंसमेंट जो प्रारंभ है इसका कमेंसमेंट ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 394 में है। इसी तरीके से जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये कब है आपका? 15 मार्च को। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बोलो भैया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट वैसे ही जनरल आप समझ लीजिए कि कहां कहां पे ये लागू नहीं होता है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपके
इंडियन एविडेंस एक्ट में ही बता दिया गया है कि ये कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कहां कहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है इंडियन एविडेंस एक्ट, किन किन जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप देखिए तीनों जो एक्ट हैं आपके वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी एयरफोर्स एक्ट है आपका, नेवल डिसिप्लिन एक्ट है आपका, और आर्मी एक्ट है। बोलिए भैया, ये तीनों एक्ट है जो आपके आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट है, नेवल एक्ट है, यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट यहां पे लागू नहीं होता है। और भी कुछ जगह हैं जहां ये लागू नहीं होता है। कहां पे लागू नहीं होता है? एफिडेविट्स पर ये लागू नहीं होते हैं। और किस पर लागू नहीं होते हैं? इंटरनल इंक्वायरी पर लागू नहीं होते हैं, इंटरनल इंक्वायरी पर लागू नहीं होते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर ये लागू नहीं होते हैं, जो विभागीय कार्यवाहियां होती हैं उन पर ये लागू नहीं होते हैं, ट्रिब्यूनल्स की जो कार्यवाहियां होती हैं ट्रिब्यूनल्स की कार्यवाहियों पर ये लागू नहीं होते हैं, कंटेम्प्ट की जो कार्यवाहियां होती हैं न्यायालय की वहां पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये वो फोरम है जहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट को एप्लीकेबल नहीं बनाया गया। और कहां पे लागू नहीं होता है? आर्बिट्रेशन पे ये लागू नहीं होता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंतर्गत आर्बिट्रेशन की कार्यवाहियों पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। तो ये एक्ट्स हैं आपके, ये इलस्ट्रेटिव है, कोई एग्जॉस्टिव ये लिस्ट नहीं है। और भी बहुत सारी जगह है जहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला कौन सा है आपका? आर्मी एक्ट हो गया। दूसरा कौन है आपका? नेवल डिसिप्लिन एक्ट है आपका। और क्या है आपके? एयरफोर्स एक्ट है आपका। एफिडेविट्स की कार्रवाइयों पर, शपथ पत्रों पर ये लागू नहीं होता है। जो इंटरनल इंक्वायरीज होती हैं आपकी, आंतरिक जो जांच होती है वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो होती है वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाइयों पर ये एप्लीकेबल नहीं है। कोर्ट की जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होती है वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है? तो न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। दूसरी चीज कह रहा है कि मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर यानी आर्बिट्रेशन के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं उस पर ये एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। तो ए और बी दोनों पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कहां पे ये एप्लीकेबल होता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो डिफाइन कहां किया गया है? जुडिशियल प्रोसीडिंग सीआरपीसी के सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है। कहां पे डिफाइन किया गया है? 2I में डिफाइन किया गया है। न्यायिक कार्यवाहियां क्या होती है? न्यायिक कार्यवाहियां क्या है? बोलो भैया, न्यायिक कार्यवाहियां सेक्शन 2I ऑफ द इंडियन एविडेंस सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सेक्शन 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है आपकी? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो सारी कार्यवाहियां जिसमें शपथ पर साक्ष्य लिया जा सकता हो। ऑल द प्रोसीडिंग इन विच द अथॉरिटी कैन टेक द एविडेंस ऑन ओथ, जिस पर प्राधिकारी जो है वो शपथ पर साक्ष्य ले सकते हैं, वो कार्यवाहियां आपकी क्या कहलाती हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती है वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। परिभाषा से ये स्पष्ट है। ऑल द प्रोसीडिंग्स इन विच अथॉरिटी कैन टेक द एविडेंस ऑन ओथ, शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, वो कार्यवाहियां क्या हो जाएंगी आपके? जुडिशियल प्रोसीडिंग। और जुडिशियल प्रोसीडिंग जो होती है उस पर हमारी साक्ष्य विधि क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन है उसके हिसाब से पहला और दूसरा यहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन होगा। और न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर यह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो अगला क्वेश्चन कौन सा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है? इसे क्वेश्चन को सही कर लें, यहां पे नहीं होगा। और ये पूछ रहा है कि किस पर ये लागू होता है। नहीं वर्ड नहीं होगा यहां पे, किस पर ये लागू होता है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि गैर न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, नहीं लागू होगा, ये इस पर लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है? मध्यस्थम की कार्यवाहियों पर लागू होता है, नहीं लागू होता है। न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगा, आंसर इज यस, इस पर लागू होगा। शपथ पत्र की कार्यवाहियों पर लागू होगा, नहीं लागू होगा। तो किन पर लागू नहीं होता है? तीनों ऑप्शन में लागू नहीं हो रहा है। किस पर लागू हो रहा है? जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यहां पे नहीं शब्द हटा लीजिएगा। ये पूछ रहा है कि कहां पे लागू होती है, तो कहां पे लागू होंगी? जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है वहां पे लागू होंगी। और ये तीनों प्रक्रियाएं पर साक्ष्य विधि लागू नहीं होगी।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, फिर देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां पे लागू होता है, तो फिर कह रहा है कि मध्यस्थम के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू होता है। अभी अभी आपको मैंने बताया कि बिफोर द आर्बिट्रेशन, ठीक है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है, आंसर इज नो। इसका मतलब पहले पे लागू नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, कहां पे ये एप्लीकेबल है, कहां पे ये लागू होंगी। दूसरा क्या कह रहा है, विभागीय कार्रवाइयों पर जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं वहां पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होती है। तीसरा, न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर, आंसर इज यस, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहां पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मध्यस्थम के समक्ष लागू नहीं होगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर लागू नहीं होगा, और किसके समक्ष लागू होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होता है। मैंने आपसे क्या बताया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो किन प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होगा। और कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। बोलो भैया, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक्ट नंबर कौन सा है आपका, एक्ट नंबर कौन सा है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में जो आपको जाननी चाहिए। पहला क्या है आपका, एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर 1 है। दूसरा, कब का एक्ट है आपका, 1872 का है आपका। ये पासिंग डेट कब है इसकी आपकी, ये 15 मार्च। बोलो भैया, कौन सी डेट है आपकी, 15 मार्च, और 1872 है आपका। इन्फोर्समेंट डेट कब है इसकी आपकी, ये 1 सितंबर 1872 है आपकी। पूरा जो एक्ट है वो 3 चीजों में बटा हुआ है। पूरा एक्ट कितने में बटा है, बोलो भैया, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, तो पूरे एक्ट में पार्ट्स जो है वो पार्ट 1, दूसरा कौन सा है आपका पार्ट 2, और तीसरा जो है वो कौन सा है आपका पार्ट 3। इंडियन एविडेंस एक्ट 3 भागों में बटा हुआ है। पार्ट 1 आपका क्या कहता है, रेलिवेंसी ऑफ अ फैक्ट, किसके बारे में बात कर रहा है, रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट। ये किसके बारे में बात करता है, तथ्यों की सुसंगतता। पहला जो चैप्टर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, तथ्यों की सुसंगतता के बारे में बात कर रहा है। पार्ट 2 जो है वो किसके बारे में बात करता है, ऑन प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, ऑन प्रूफ के बारे में बात करता है। एंड पार्ट 3 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, प्रोडक्शन इफेक्ट ऑफ एविडेंस। 3 भाग हैं आपके पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में। पहला पार्ट कौन सा है आपका, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। दूसरा पार्ट जो है वो क्या बता रहा है आपका, ऑन प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। और फिर जो है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ द एविडेंस के बारे में बात कर रहा है। बोलो भैया, अच्छा, पूरा जो एविडेंस एक्ट है वो किसमें, कितने चैप्टर्स हैं आपके, ये छोटे छोटे प्रश्न है आपसे। चैप्टर्स कितने हैं, 11 चैप्टर्स। सेक्शंस कितने हैं, 167 है। और जो शेड्यूल है, शेड्यूल ये 1 था बेटा, कितना, 1, और 1938 में इसे क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। तो जानते रहिए आप, ठीक है, कि शेड्यूल आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में ओरिजिनली था, और इसे कब रिपील कर दिया गया, 1938 में इसे रिपील कर दिया गया। अभी वर्तमान में आपके यहां कोई शेड्यूल नहीं है, ठीक है। सीआरपीसी में 2 शेड्यूल है। सीआरपीसी में कितने शेड्यूल है, 2 शेड्यूल है अभी भी। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है अभी वर्तमान में, 12 हो गए हैं। 8 थे और वर्तमान में कितने हो गए हैं आपके यहाँ, 12 हो गए। तो इस तरीके से शेड्यूल आप देखेंगे, आप टीपीए में भी देखेंगे, टीपीए में भी आपको शेड्यूल मिलेगा, ठीक है, एक शेड्यूल है वहां पे। तो चैप्टर्स कितने हैं, 11, सेक्शंस कितने हैं, 167। शेड्यूल कितना था, 1, जिसे रिपील कर दिया गया है, कौन सा, बोलो बेटा, 1938। इतनी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट, इज द स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट, करेक्ट। बोलो भाई, तो आपको यह पता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों पर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट की बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर काम करती हैं, और कुछ ऐसी धाराएं, स्पेसिफिक धाराएं हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स पर काम करती हैं, और बाकी जो रिमेन्स आपके सेक्शंस हैं वो सिविल और क्रिमिनल दोनों पर काम करते हैं। जैसे मैं कन्फेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, मैं 24 से लेकर के 30 तक की बात करूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में काम आती है। किस पर काम आ रही है आपके? सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में काम कर रही है। मैं सेक्शन 23 की बात करूं, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर काम कर रही है आपके? सिविल प्रोसीडिंग की बात करूं, मैं स्टॉपल की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पर काम कर रही है आपके? सिविल प्रोसीडिंग्स पर काम कर रही है। बोलो भैया। तो ऐसे में इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो प्योरली और स्पेसिफिकली किस पर एप्लीकेबल है? सिविल मैटर्स पर। मैंने आपसे क्या कहा? स्टॉपल। स्टॉपल का कॉन्सेप्ट कहां पे एप्लीकेबल होता है? वनली एंड वनली। ये कहां पे लागू होता है? सिविल मैटर में लागू होता है। सेक्शन 23 आप पढ़ोगे, स्पेसिफिकली वो किसके बारे में बात कर रहा है? सिविल मैटर। और भी धाराएं हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और इसी तरीके से कन्फेशन है, स्पेसिफिकली किस पर एप्लीकेबल हो रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 105 जो है स्पेसिफिकली किस पर एप्लीकेबल हो रहा है? क्रिमिनल मैटर्स पर लागू हो रही है। 105 याद कर रहे हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। इफ यू वांट टू टेक द एनी डिफेंस, ठीक है, अब एनी प्रोवाइजो, ऐसा कोई भी फायदा लेना चाहते हो ऐसे डिफेंस का या उसके किसी प्रोवाइजो का या उसके किसी इलस्ट्रेशन का, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा। ये स्पेसिफिकली किस पर लागू हो रही है? क्रिमिनल मैटर पर एप्लीकेबल हो रही है। बोलो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों पर एप्लीकेबल होती है। बोलो भैया, क्लियर है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज रिपील्ड। ठीक है, कब रिपील किया गया? अब ये देखिए, आजकल जो ट्रेंड हुआ है एग्जाम का, वो ट्रेंड आपसे ये भी पूछ रहा है कि जो रिपील हो गई उसे छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, किस ईयर में रिपील किया गया है? तो 1938 में रिपील किया गया है। कब रिपील किया गया है? ऑप्शन देखिए कहां पे है आपका? निरसित अधिनियम जो रिपीलिंग एक्ट आपका है 1938, तो 1938 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? रिपील किया गया है। बोलो भैया, याद रखिएगा आप, मैंने इसी के द्वारा बताया कि आपका जो फर्स्ट शेड्यूल था, वहां पे जो उसका शेड्यूल था उसे भी 1938 के द्वारा क्या किया गया? रिपील किया गया। चलो, अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है या किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा है? ये एक्चुअली फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, तथ्य के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपसे बताया था, चर्चा किया था कि आपकी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, मैं उसके पहले कुछ आपको बता दूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्पज क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रिंसिपल्स क्या है, और इंडियन एविडेंस एक्ट का फोरम क्या है, कहां पे ये एप्लीकेबल होगा। 2-3 पॉइंट्स आपको जानना है। पहली चीज तो आप ये देखिए कि इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देशिका की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके यहां प्रियम्बल के तौर पर दिया, इसका पर्पज मैं बता रहा हूं कि व्हाई द इंडियन एविडेंस एक्ट इज यूजफुल एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या उपयोगिता है इसकी? तो इसकी उपयोगिता मैं 2-3 बातें बता रहा हूं जिसे आपको जानना है। पहली चीज क्या है, फर्स्ट जो इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या है आपका? किसी भी सत्य का अवनिश्चय करने में यह सहायता करता है। किसी भी तथ्य की सत्यता को निश्चित करने में यह क्या करता है? सहायता करता है। यानी व्हाई द वे ऑफ एविडेंस, इस माध्यम से, किसके द्वारा? साक्ष्य के माध्यम से किसी तथ्य की सत्यता का क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो असिस्ट करता है आपको किसी तथ्य की ट्रूथनेस या उसकी वेरोसिटी को पता लगाने में। इट जस्ट टू फिगर आउट द वेरोसिटी ऑफ द फैक्ट, ये असिस्ट करता है उसे। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हमारी लॉन्ग प्रोसीडिंग्स है उन्हें कंसाइज करता है। जो भी न्यायालयिक कार्यवाहियां बहुत लंबी ना हो, जो भी जांच या हमारी जो ट्रायल या इंक्वायरी है वो बहुत ही लॉन्ग ना हो, बहुत ही लेंदी ना हो, उसे क्या करता है? ये कंसाइज करता है, प्रिसाइज करता है। और तीसरा जो इसका सिग्निफिकेंस है कि ऐसे जो अननेसेसरी एविडेंस हैं जिनके लेने से एम्बिगिटी और डाउट्स क्रिएट हो जजेस के माइंड में और मजिस्ट्रेट के माइंड में, उसे ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो 3 बातें मैंने आपको बताया। इसका जो सिग्निफिकेंस आपसे कोई पूछे, कभी इंटरव्यू में पूछे, तो आप पहली चीज बताओगे कि असिस्ट करता है। किस बात को असिस्ट करता है? किस बात को? किसी भी फैक्ट्स की वेरोसिटी, उसकी ट्रूथनेस को चेक करने में। बोलो भैया, यानी इसी के माध्यम से हम किसी तथ्य की सत्यता का पता लगाते हैं। बोलो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं जो कि चल रही हैं, उन्हें कंसाइज करता है, उन्हें दीर्घ सूत्री होने से बचाता है, उन्हें बड़े होने से बचाता है। और तीसरी बात क्या है आपका? तीसरी बात कि जो भी अननेसेसरी एविडेंस है उन्हें लेने से क्या करता है? मना करता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप अननेसेसरी एविडेंसेस आप लोगे तो ऐसे में इट जस्ट क्रिएट द डाउट्स एंड एम्बिगिटी इन द माइंड्स ऑफ द जजेस एंड ज्यूरीज आर द मैजिस्ट्रेट, तो उन्हें रोकता है। तो 3 सिग्निफिकेंस है इसके जिन्हें आपको जानना है।
अब 3 प्रिंसिपल्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के। कितने प्रिंसिपल हैं? 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है आपका कि जो भी साक्ष्य आप दोगे वो फैक्ट 3 इश्यू के बारे में होगा या रेलेवेंट के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? यानी फैक्ट जो भी आपका एविडेंस होगा, इट मस्ट बी कंसाइज एंड प्रिसाइज, इट मस्ट बी कंसाइज एंड प्रिसाइज टू द फैक्ट इन इश्यू और द रेलेवेंट फैक्ट। पहला प्रिंसिपल ये है। दूसरा चीज जो है वो क्या कह रहता है कि हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड करोगे आप। क्या करोगे? यानी हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड, यानी सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य आप प्रस्तुत नहीं करेंगे। ऑल्दो देयर इज एक्सेप्शन, पढ़ेंगे हम लोग उसका, लेकिन प्रिंसिपल यही है कि आप हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड करेंगे। देयर मस्ट बी एक्सक्लूजन ऑफ द हियर से एविडेंस। और तीसरा जो है आपका वो क्या है? तीसरा प्रिंसिपल ये है कि बेटर एविडेंस प्रोड्यूस करना है। न्यायालय के सामने क्या ले आएंगे आप? बेस्ट एविडेंस आपको देना है। और बेस्ट एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बेस्ट एविडेंस क्या होता है आपका? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। बोलो भैया। तो 3 प्रिंसिपल और 3 सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया। 3 प्रिंसिपल्स क्या है कि जो भी आप साक्ष्य दोगे किसके बारे में? फैक्ट इन इश्यू के बारे में या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। दूसरी बात क्या बताया मैंने आपको? दूसरी बात कि हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड करोगे। और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताया? बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। ये बात हुआ। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लेक्स फोरी है। कैसा है? 2 वर्ड्स आते हैं, लेक्स लोसी एंड लेक्स फोरी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लॉ ऑफ द फोरम है। क्या है? लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? लेक्स का मतलब लॉ होता है और फोरी का मतलब क्या होता है? फोरम होता है। ठीक है ना? तो जिस फोरम में ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं आपकी, जिस फोरम पर ऐसी कार्रवाइयां हो रही, जिस जगह पर, उस जगह की साक्ष्य विधि को क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा। बात समझ पाए? ये लेक्स लोसी नहीं है, लोकल लॉ की बात नहीं कर रहा है, लेक्स फोरम की। जिस फोरम पे रहोगे वहीं उस फोरम की बात करेंगे। मैं आपसे अक्सर बात करता हूं, आखिर ये बताओ कि जब मार्शल कोर्ट के द्वारा किसी का कोर्ट मार्शल होता है तो वहां भी तो साक्ष्य लिया जाता होगा, यस और नो? तो वहां पे कौन सा साक्ष्य लिया जाएगा? ये इनका साक्ष्य देखा जाएगा। आपका इंडियन एविडेंस एक्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मार्शल कोर्ट के द्वारा आर्बिट्रेशन में भी कुछ चीजें देखी जाती होंगी, लेकिन वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये जिस फोरम पर काम कर रहा है और वहां पे जो साक्ष्य विधि लागू होगी उसी साक्ष्य विधि को क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि आपके इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, लेक्स लोसी है, लेक्स फोरी है, तो आंसर इज लेक्स फोरी है। क्लियर हुआ? तो ये जो चीजें मैं आपको बताया, पहली चीज मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया, दूसरी चीज उसके प्रिंसिपल्स को बताया, मैंने उसके नेचर को बताया। कैसा है? लेक्स फोरी है। कैसा है? लेक्स फोरी, नॉट लेक्स लोसी नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं लेक्स लोसी, ये लेक्स लोसी का मतलब लोकल और लेक्स फोरी का मतलब फोरम। तो कहां की लॉ है? फोरम है। बोलो बेटा क्या है आपकी? ठीक है ना? याद रहेगा आपको? अच्छा, साक्ष्य विधि जो है वो क्या है? प्रक्रियात्मक विधि है। कैसी विधि है आपकी? प्रोसीजरल लॉ है। देयर इज नो डाउट एट ऑल। यहां पे यद्यपि आपके साक्ष्य विधि में ऐसे कुछ प्रोविजन है जो सब्सटेंटिव प्रोविजन है, कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि कैसे हैं? सब्सटेंटिव प्रोविजन है। बट अल्टीमेटली इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है आपका? क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। क्या है? एडजेक्टिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है? एक चीज, जो भी प्रोसीजरल लॉ है उनका जो इन्फोर्समेंट हो सकता है वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। यानी इसका मतलब कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो भूतलक्षी हो सकता है। कैसा हो सकता है? भूतलक्षी प्रभाव रखता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं और जो प्रोसीजरल लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली उन्हें लागू किया जा सकता है, पीछे से लागू किया जा सकता है, भूतकाल से लागू किया जा सकता है। तो इस अर्थ में इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो क्या हो सकता है आपका? भूतलक्षी प्रभाव रखता है, रेट्रोस्पेक्टिवली इसे लागू किया जा सकता है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ पाए आप? अब आपके यहां सेक्शन, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसका जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वो किसके बारे में बात कर रही है? सीएडी के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात कर रही है? सीएडी। ये सीएडी क्या होता है? इसका मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? अमेंड कर रहा है। और तीसरा वर्ड क्या है आपका? डिफाइन। तो उद्देशिका आपकी क्या बता रही है कि इस एक्ट का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या है? कंसोलिडेट करना, अमेंड करना और डिफाइन करना। कंसोलिडेट करना, अमेंड करना और डिफाइन करना। बोलो। तो ये इसका क्या है? प्रियम्बल। ये क्या है? प्रियम्बल। याद रहेगा? तो मैंने इन शॉर्ट जो बताया, सारे पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बोलो बेटा। अब
जो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट है आपको पता है, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट में क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट आपका बताया गया है, और इसका जो एक्सटेंट है वो क्या है, होल ऑफ इंडिया। बोलो बेटा, अभी इसके पहले, कब से पहले, 31 अक्टूबर, बोलो 2019 के पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, JNK में ये लागू नहीं होता था, ठीक है। अब इसके बाद, इस डेट के बाद से ये कहां लागू होने लगा, जम्मू एंड कश्मीर में। इसका मतलब इसका जो विस्तार है वो कहां पे है, होल ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब ये एप्लीकेबल होगा। बोलो बेटा, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या हो गई है, अब होल ऑफ इंडिया हो गई है, ठीक है। चलिए, अब जो सेक्शन 2 है वो रिपील कर दिया गया है, सेक्शन 2 इज ऑल्सो रिपील्ड। अभी अभी आपने पढ़ा 1938 में क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, 1938 में इसे रिपील कर दिया गया। अब सेक्शन 3 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, इंटरप्रिटेशन, कुछ वर्ड्स हैं उन्हें डिफाइन करा है, ठीक है। कितने वर्ड्स हैं वहां पे, कितने, सेक्शन 3 में 10 शब्द हैं, कितने हैं, 10 हैं, और 10 वर्ड्स में यहां पे जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, वो फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। पहला जो वर्ड्स है वो क्या है आपका, कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, कोर्ट के बारे में, न्यायालय के बारे में बात कर रहा है। तो न्यायालय कौन है आपका, न्यायालय में कौन कौन शामिल है, कहता है कि ऑल द मजिस्ट्रेट्स एंड जजेस, वो सारे मजिस्ट्रेट और सारे के सारे जज, एंड द पर्सन हु इज लीगली अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर। कौन है आपका, यानी आर्बिट्रेटर के सिवाय वह हर व्यक्ति जो लीगली अथॉराइज्ड है, क्या लेने के लिए, एविडेंस को लेने के लिए। और इसमें कौन से शामिल है, तो आप जरा देखिए, पहली बात जो है आपकी वो कोर्ट की है। कोर्ट में पहली बात क्या बताई गई है कि सारे के सारे जो कौन है आपके, ऑल मैजिस्ट्रेट्स, बोलो, और कौन है आपका, ऑल जजेस, और कौन है आपका, पर्सन हु इज लीगली अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस। बोलो बेटा, तो पर्सन हु इज लीगली अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस, ठीक है, एविडेंस। और इसका एक्सेप्शन क्या है, इसी में बता दिया, एक्सेप्ट, कौन है एक्सेप्ट में, आर्बिट्रेटर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, ठीक है, कब का है, 1996 का है। बोलो बेटा, 1996 का जो अधिनियम है आपका 1996 का, उसमें यह बता दिया गया है कि उस पर क्या लागू नहीं होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब आप लेंगे भी नहीं फिर, ठीक है, ऐसे साक्ष्य को लेंगे ही नहीं। मैंने आपसे बताया था कि आर्बिट्रेशन जो आया है वो आर्बिट्रेशन किस पर्पज से आया हुआ है, आर्बिट्रेशन का जो पर्पज है वो एडीआर का मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर बोला जाता है इसको, अल्टरनेटिव वैकल्पिक माध्यम है। और जो हमारी कोर्ट के थ्रू जो भी कार्रवाइयां हो रही है वो रेगुलर प्रोसीडिंग है। कैसी प्रोसीडिंग है, और इनका विकल्प जो तैयार किया है वो क्या तैयार है आपका, एडीआर, अल्टरनेटिव वैकल्पिक विवाद, वहां से निपटा लो भाई आप। तो एडीआर में आपने क्या पढ़ा हुआ है, एडीआर में लोक अदालत आप देखते हो, एडीआर में आप आर्बिट्रेशन देखते हो, आर्बिट्रेशन में आप मेडिएशन देखते हो, आर्बिट्रेशन में ही आप क्या देख रहे हो, आप एडीआर में ही आपने क्या देखा हुआ, निगोशिएशन है, कंसिलिएशन है आपका, लोक अदालत है आपकी। बोलो, ये क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और यही बात आप कहां देखते हो, सीपीसी का सेक्शन 89, कौन सा सेक्शन है आपका, सीपीसी का सेक्शन 89। कोई भी मामला जब रेगुलर प्रोसीडिंग के थ्रू कोर्ट के सामने पहुंचता है और कोर्ट इस बात को देखता है कि उसका अल्टरनेटिव मेथड है और वहां से वो रिजॉल्व हो सकता है, तो पार्टीज को वो क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है कि तुम पहले भैया कहां चले जाओ, वैकल्पिक विवाद के माध्यम से अपना मामला निपटा लो। बोलो भैया, तो मैंने आपसे कहा कि ये जो विकल्प तैयार किया गया वो किस लिए किया गया था, फॉर द प्रोसीडिंग को क्या करना है, कंसाइज करना है। प्रोसीडिंग को क्या करना है, प्रोसीडिंग को क्या करना है, कंसाइज करना है, प्रिसाइज करना है, आसान करना है, प्रॉम्प्ट करना है, जल्दी से उन्हें क्या कर देना है, रिजॉल्व करना है। बोलो भाई, तो ऐसी स्थिति में यदि हम उसी टेक्निकलिटीज और उसी प्रोसीजरल समस्याओं को लेकर के यहां बैठ जाएंगे तो सेम बात हो गई ना, यहां पे भी वही एविडेंस लागू होगा और यहां पे भी वही सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, तो सेम प्रोसीडिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में यहां पे जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज है वो रिलैक्स कर दिया गया है और यहां पे ऐसे मैटर्स को क्या कर दिया जाएगा, रिजॉल्व कर लिया जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो अब मैंने आपसे बताया कि
यहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहां पे एक्सेप्शन के तौर पर इन्हें रखा गया। क्या रखा गया है? लेकिन किसके सामने? कोर्ट कौन है? तो जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो क्या है? मिलकर के बना रहे हैं, कोर्ट बना रहे हैं। क्या बनाते हैं? कोर्ट बनाते हैं। और ऑल जजेस, जो कि सारे के सारे जज हैं, वो भी क्या बना रहे हैं? आपके कोर्ट बना रहे हैं। तो जज की परिभाषा मैंने बताया था कहां पे? सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, आईपीसी की धारा 1860 में, उसकी धारा कौन सी? 19 ये किसके बारे में बात कर रही है? जज। और वहां पे 3 बातें बताई गई हैं। जब 19 पढ़ोगे तो वहां पे कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं। पहली बात क्या है कि जज कौन है? कि जिन्हें जज के तौर पर डेजिग्नेट किया गया। क्या किया गया है? डेजिग्नेट किया गया है। कैसे? बोलो बेटा। एज अ जज। कैसे किया गया है डेजिग्नेट? एज अ जज। तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज को एज अ जज डेजिग्नेट करते हैं, वो कौन है? जज है। दूसरी चीज, जो चाहे कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो या क्या हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसके सामने चल रही है, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, ऐसे मामले में वो फाइनल डिसीजन दे सकता हो। कैसा दे सकता हो डिसीजन? फाइनल। यानी उसके द्वारा जो दिया गया जजमेंट ऑर्डर या सेंटेंस है वो फाइनल हो, यदि उसकी कोई अपील ना हो। यदि उसकी अपील हो जाए तो उसकी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा यदि उसे अप्रूव कर दिया जाए तो वो फाइनल हो जाए, तब यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति भी क्या होगा? आपका जज होगा। इसका मतलब, इसका एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या है? कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके सामने कोई सिविल कार्रवाई चल रही है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, यदि उसे डेफिनेटिव जजमेंट देने का, अंतिम निर्णय देने की क्षमता है उसके पास, तो उसे क्या माना जाएगा? जज माना जाएगा। और तीसरी बात यहां पे है कि यदि किसी बॉडी के द्वारा, यदि कोई जुडिशियल एक्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? कोई जुडिशियल एक्ट किया जा रहा है, तो इसमें से हर एक व्यक्ति, उस निकाय का हर एक व्यक्ति क्या होगा? जज होगा। क्या होगा? मेरी बात आप समझ पाए? तो जिन्हें जज के तौर पर डेजिग्नेट किया है, या जिनके पास चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, डेफिनेटिव जजमेंट देने का पावर हो, या तीसरा, यदि किसी निकाय के द्वारा किसी जुडिशियली एक्ट को किया जा रहा हो, तो उनमें से हर एक व्यक्ति क्या हो जाएगा? आपका जज। और जो यहां पे जज है वही व्यक्ति इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है? कोर्ट है। क्या है? कोर्ट है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? इसका मतलब मजिस्ट्रेट जो बैठा हुआ है वो क्या है? क्या बना रहा है? कोर्ट। जो जज बैठा है वो क्या बना रहा है? आपका कोर्ट बना रहा है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए सिविल मैटर के बारे में। मैं अक्सर बताता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है रेवेन्यू के मैटर को देखता है, कलेक्टर की हैसियत में होता है। किस हैसियत में होता है? कलेक्टर, डीएम, 2 पर्सनैलिटी में होता है। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को करता है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। और जब वो रेवेन्यू के मैटर को देखते हैं तो उन्हें कलेक्टर कहा जाता है। मेरी बात आप समझ पाए? 2 पर्सनैलिटी को लेकर के चलते हैं। और इसी तरीके से आपके यहां जब सिविल मैटर को हमारे जज साहब देखते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? डीजे बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। और जब वो क्रिमिनल मैटर को देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सेशन जज हो जाते हैं। 2 पर्सनैलिटी में काम करते हैं। सिविल मैटर को देखेंगे तो क्या हो गए? डिस्ट्रिक्ट जज हो गए। और वही क्रिमिनल मैटर देख लिए तो क्या हो गया? आपका सेशन जज हो गए। 2 पर्सनैलिटी है। मैं वही कह रहा हूं कि जब कलेक्टर की हैसियत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम साहब, जिलाधिकारी साहब होते हैं, तो वो क्या होते हैं? जज होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि उनके द्वारा जो डिसीजन दिया गया है वो डिसीजन क्या होता है? आपका फाइनल होता है। यदि उसकी अपील ना हो तो वो क्या हो जाए? आपका फाइनल। यानी इसका मतलब वो डेफिनेटिव जजमेंट देने का पावर उनके पास है, और इस मायने में वो क्या हो जाएंगे? आपके जज। और जज हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत वो क्या बना रहे हैं? आपके कोर्ट का गठन कर रहे हैं। बात समझ पाए आप? तो मैं आपसे जो कह रहा था कि यहां पे आप देखिए, ऑल मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट हैं आपके, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, सीजीएम हो, आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सारे के सारे क्या बना रहे? कोर्ट बना रहे। सारे जजेस जो हैं वो क्या बना रहे हैं? आपके कोर्ट्स बना रहे। एंड ऑल द पावर पर्संस, सारे के सारे व्यक्ति इज लीगली अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस। वह हर व्यक्ति जो लीगली अथॉराइज्ड है किस बात को लेने के लिए? एविडेंस को लेने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि जब आप सीपीसी में जाओगे, सीपीसी का सेक्शन कौन सा? 75। सीपीसी का सेक्शन 75, वहां पे कोर्ट क्या करता है? कमीशन इशू करता है। कोर्ट क्या इशू करता है? कमीशन इशू करता है। तो यहां पे जो कमिश्नर होता है, जो कमिश्नर है, वो भी क्या कर सकता है? एविडेंस ले सकता है। एंड ही इज लीगली अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस।
बोलो भैया, वहां पे 7 ग्राउंड्स बताए गए हैं 75 में कि जहां पे कमीशन इशू किया जा सकता है, और जो कमिश्नर होता है इन 7 ग्राउंड्स पर यदि गया है, किन्हीं ग्राउंड्स पर, तो वो एविडेंस ले सकता है। एंड हु इज लीगली अथराइज्ड, वो क्या है आपका, लीगली अथराइज्ड है। और ये जो लीगली अथराइज्ड है, बोलो बेटा, ये जो लीगली अथराइज्ड है ये क्या होगा, कोर्ट होगा। क्या होगा, कोर्ट होगा। इसी तरीके से जूरी का जो मेंबर है वो क्या है आपका, कोर्ट है। जूरी का जो मेंबर है वो कौन है आपका, कोर्ट है। बात समझ पाए आप, तो कोर्ट समझ में आ गई। तो सेक्शन 3 का पहला वर्ड्स क्लियर हुआ आपका। क्वेश्चन आपसे जो पूछा है उसी के आगे का है, वहां पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स क्या है, तथ्य क्या होते हैं। फैक्ट मैंने आपसे बताया कि आपके यहां तथ्य 2 तरीके का है। कितने तरीके का है, 2 तरीके का तथ्य है। बोलो बेटा, पहला जो है वो कैसा फैक्ट है आपका, फैक्ट्स की बात करें तो पहला जो फैक्ट है वो कौन सा है, पहला फिजिकल फैक्ट है। कौन सा, फिजिकल फैक्ट है। इसे भौतिक तथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक तथ्य कहते हैं। और दूसरा जो है आपका वो कौन सा है, मेंटल फैक्ट है। कौन सा, मेंटल फैक्ट है। फिजिकल और मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट को जो है क्या बोला जाता है, फिजिकल फैक्ट को क्या बोला जाता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और ये जो मेंटल फैक्ट होता है इसे साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बोला जाता है। और ये कैसा फैक्ट है आपका, ये सब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। ये कैसा होता है, इंटरनल होता है। कैसा होता है, इंटरनल। तो इसे इंटरनल फैक्ट भी कहा जाता है, सब्जेक्टिव फैक्ट भी कहा जाता है, या साइकोलॉजिकल फैक्ट कहा जाता है, या आपका मेंटल फैक्ट कहा जाता है। बोलो, क्लियर है। 2 तरीके के तथ्य होते हैं। कितने तरीके के तथ्य हैं, 2 तरीके के। तो मैंने फिजिकल फैक्ट में बताया था आपको कि फिजिकल फैक्ट वो है जो आपको डिफाइन किया गया। क्या कहा गया है, एनी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। कोई भी ऐसी वस्तु या वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिसके बारे में व्यक्ति को क्या हो, परसीव कर सके, भान हो, जिसके बारे में उसे क्या कर सके, अपने सेंसेस से ग्रहण कर सके। बोलो, तो आपके पास 5 सेंसेस हैं। कितने सेंसेस हैं आपके पास, 5 सेंसेस है। आंख है, कान है, बोलो भैया, आपकी टंग से 5 इंद्रियां हैं, और इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी आप क्या कर सकते हो, ग्रह कर सकते हो, वो सारे का सारे चीज क्या होगा, फैक्ट होगा। आपने कुछ सुना, ये फैक्ट है या नहीं है, क्योंकि कान आपका इस बात को ग्रह कर सकता है। आपने कुछ देखा, ये क्या है, ये एक फैक्ट है। बोलो, आपके बारे में कुछ कहा गया और आपने उसे सुना, ये क्या है, फैक्ट है। कैसा नो, बोलो भैया, कुछ देखा, ये फैक्ट है या नहीं है। कोई स्मेल आपको आई, उसको आपने फील किया, ये क्या है आपका, फैक्ट है। टेस्ट जो आता है आपको, वो क्या है आपका, फैक्ट है। वो हर बातें। अब मेंटल फैक्ट क्या है, तो कहता है कि ऐसा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस जिसके बारे में आप क्या कर सके, जिसके बारे में आपको अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस हो। कोई भी ऐसा तथ्य जिसके बारे में आप अवेयर हो या कॉन्शियस हो, वो क्या होगा, आपका मेंटल फैक्ट होगा। और ये सब्जेक्टिव होता है, ये आपको ही पता होता है। तो नॉलेज है, इंटेंशन है, फ्रॉडलेंटली है, नेग्लिजेंस है, ये गुडविल है, इल विल है, मोटिव है, ओपिनियन है, ये सारे की सारी चीजें क्या है, ये मेंटल फैक्ट है। मेरी आपके बारे में क्या ओपिनियन है, आप मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हो, ये आप जानते हो, मैं जानता हूं। बोलो भाई, आपका लॉ में क्या नॉलेज है, ये आप जानते हो, ठीक है ना। ये तब तक नहीं जान सकता हूं जब तक आप इस बात को स्पष्ट नहीं करेंगे। बोलो भाई, मैंने क्या करा है, जब तक मैं अपना इस बात का परिचय ना दूं, आप देख करके मुझे नहीं बता सकते हैं ये कैसा तथ्य हुआ, ये मानसिक तथ्य हुआ, ये मेंटल फैक्ट हुआ, जिसके बारे में मैं ही जानता हूं। कौन जानता है, मेरी बात आप लोग समझ पाए, नहीं समझ पाए। यानी रावण के नेवल में क्या था, अमृत था। यह बात किसको पता थी, रावण को, और किसको पता थी, विभीषण को पता थी। तो ये एक ऐसा फैक्ट है, जब तक विभीषण ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं करा, तब तक राम भगवान को यह ना पता चला। बोलो भाई, तो ये क्या हुआ, मेंटल फैक्ट हुआ कि नहीं हुआ,
ये किसके बारे में अवेयर है? वो वही अवेयर है। बोलो, इसके बारे में अवेयर कौन है? सिर्फ और सिर्फ रावण को पता है और विभीषण को पता है। तो जब तक इस बात को नहीं बताया जाएगा तब तक कोई नहीं जान सकता है। बोलो, हमारी स्क्रीन बढ़ी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है, मैं किसी को नहीं बताता हूं, किसी को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो नॉलेज कैसा फैक्ट है? आपका मेंटल फैक्ट है। और ये जो मेंटल फैक्ट होता है, ये कैसे पता लगाया जाता है? आपके कंडक्ट्स के, आपसे वर्ड्स के, उसी से इंफर कर लिया जाएगा, उसी से निकाल लिया जाएगा, ड्रॉ कर लिया जाएगा जब आप कोई कंडक्ट या एक्ट करोगे। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा हुआ है, जरा इस आधार पर आप देखिए, किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा है, यानी आपने कान से सुना है या आंखों से देखा हुआ है, ये क्या है? एक फैक्ट है। कैसा फैक्ट है? फिजिकल फैक्ट। कैसा फैक्ट है? या कि मनुष्य अमुक शब्द कहे, या एक तथ्य है, आपने कुछ बोला है और मैंने कुछ सुना है, ये क्या है? आपका एक फैक्ट है या नहीं है? या कि किसी मनुष्य को अमुक ख्याति है, या एक तथ्य नहीं है। एक व्यक्ति जो है उसकी रेपो क्या है? एक व्यक्ति जो है उसकी रेपो क्या है? रेपो का मतलब समझते हैं आप? यानी आपकी पर्सनालिटी के बारे में दूसरों की धारणा, यही आपका रेपो है। ठीक है ना? परसेप्शन, परसेप्शन जो है किसके बारे में? आपकी ओपिनियन क्या है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, यही तो रेपो है उसका। बोलो भाई, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, वह कुख्यात भी हो सकता है, यानी अच्छी राय भी हो सकती है आपकी, और बुरी भी हो सकती है। ख्याति जो है वो दोनों तरीके से हो सकती है ना। बोलो, अब मैं बात करूं कि किसी जो है गैंगस्टर की बात करूं, तो उसकी भी एक रेपो है, लेकिन वो क्या है? नोटोरियस है। बोलो भाई, एक बैड रेपो है उसकी सोसाइटी में, ऐसा नो? तो ये क्या है? तो आपकी ओपिनियन, आपका परसेप्शन किसी दूसरे के बारे में, और ये मेंटल फैक्ट है या नहीं? मेंटल फैक्ट है। यस। तो रेपो जो होती है वो क्या होती है? मेंटल फैक्ट होता है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कौन सा सही नहीं है, और ये क्या कह रहा है कि अमुक ख्याति जो है, यानी रेपो जो है वो फैक्ट नहीं है, जबकि रेपो जो है वो क्या होता है? फैक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। बोलो। और अगला जो है आपका, वो क्या कह रहा है? साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। बोलो भैया, बोलो। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा कि ये जो अधिनियम है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? आपका जेम्स फ्रिट्जमैन स्टीफन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स फ्रिट्जमैन स्टीफन। अब फिर देखिए कि ये पूछ रहा है कि साक्ष्य विधि जो है वो कैसी विधि है आपकी? तो प्रोसीजरल लॉ है। कोई डाउट है यहां पे? नहीं डाउट है। फिर आप बताइए कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधार माना गया? उस स्थान की विधि जिस स्थान पर कार्यवाही किया गया या अपराध किया गया था, उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई थी, उस स्थान की विधि को जहां पक्षों ने अपना समाधान किया था, और चौथा उस स्थान की विधि जहां किसी मामले में कार्यवाहियां की जानी है लेक्स फोरी। अभी मैं आपको समझा रहा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहां का देखोगे? उस स्थान पर जहां पे ऐसी कार्यवाहियां की जानी है। तो क्या हो जाएगा आपका इंडियन एविडेंस एक्ट? लेक्स फोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेक्स फोरी। बोलो बेटा। अब फिर देखो, साक्ष्य विधि है लेक्स टैलिनिस, लेक्स फोरी, लेक्स लोसाई, लेक्स साइटस। तो क्या हो जाएगा आपका? लेक्स फोरी। कोई डाउट ही नहीं है। अगला, साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है। क्या है? बोलो बेटा। तो ये क्या रखती है? यानी रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकती है। प्रक्रियात्मक विधि जो भी होती हैं उन्हें क्या किया जा सकता है? रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जा सकता है। अब देखिए, अब आपसे पूछा है कि उद्देशिका क्या है। मैं ऑलरेडी आपको बताया, सीएडी। 3 बातें आपको याद रखना है। कंसोलिडेट कर रहा है, अमेंड कर रहा है और डिफाइन कर रहा है। सीएडी याद रखेंगे आप। तो यहां पे क्या हो गया? साक्ष्य विधि का क्या किया जा रहा है? समेकन किया जा रहा है, परिभाषित किया जा रहा है और संशोधन करना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बोलो। ये कंसोलिडेट, अमेंड एंड डिफाइन, 3 बातें हैं आपकी, तीनों बातें आपकी होनी चाहिए। बोलो। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। किस पर लागू होता है? प्रशासनिक अपकरण की कार्रवाइयों पर लागू होता है? यस और नो? नहीं लागू होता है। दूसरा, माध्यस्थन की कार्रवाइयों पर लागू होता है? नहीं। अवमानना की कार्रवाइयों पर लागू होता है? कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग पर लागू होता है? आंसर इज नो। अरे भाई, आपको मैंने आपको बताया कि ट्रिब्यूनल्स पर ये लागू नहीं होते हैं। किस पर एप्लीकेबल नहीं है? ट्रिब्यूनल्स पर। दूसरा, आर्बिट्रेशन पर एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, यहां पे कहीं पे भी लागू नहीं होगा। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया 167 सेक्शंस है और 11 चैप्टर्स हैं। कितने कितने हैं? 167 और 11।
अध्याय है, यही तो पूछा है। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल्स, एफिडेविट प्रेजेंटेड बाय द एनी कोर्ट और ऑफिसर्स प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर्स, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए गलत कथन को चुनना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया है और इस पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। ठीक है, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषित न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोर्ट में कौन इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कौन व्यक्ति जो है वो कोर्ट में शामिल नहीं है। तो कौन व्यक्ति शामिल नहीं है? मैंने आपको बताया ऑल द जजेस आर द कोर्ट, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोर्ट को। मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या होता है? कोर्ट होता है। वो सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है, जिनको ऑथराइज कर दिया गया एविडेंस लेने के लिए। मैंने आपको बताया जूरी का मेंबर है, जो था, जो इंडिया की व्यवस्था में रहता था, अब तो जूरी सिस्टम खत्म हो गया। इनिशियली वो भी क्या था? ऑथराइज था टू टेक द एविडेंस। तो ऐसी स्थिति में उस समय जूरी का मेंबर क्या होता था? जज होता था। जो कमिश्नर है वो भी क्या कर सकते हैं? एविडेंस को ले सकते हैं। ही इज लीगली ऑथराइज टू टेक द एविडेंस। तो जो कमिश्नर होते हैं वो भी क्या होते हैं? जज होते हैं। बोलो भैया, कोर्ट होते हैं। बोलो भाई, क्या हो जाएंगे? कोर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मध्यस्थतम, विवाचक। जो मध्यस्थतम है, आर्बिट्रेटर, मैं आपको बताया, एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर, द पर्सन हु इज लीगली ऑथराइज्ड टू टेक द एविडेंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तथ्य में केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित है। बोलो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें कौन सा सही नहीं है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कौन सा सही नहीं है? बोलो। तो ये बात तो सही है ना कि फैक्ट इंक्लूड, फैक्ट जो है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करता है? फिजिकल एज वेल एज मेंटल फैक्ट। इसका मतलब भौतिक तथ्य भी शामिल है और साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है। इज इट करेक्ट? दूसरा क्या कह रहा है? न्यायालय में मध्यस्थतम सम्मिलित है। गलत। बोलो भाई, यही तो है। इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो जब भी आप क्वेश्चन करें जहां पे इस तरीके का नहीं शब्द पाए, उसे अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कर लेना है आपको? तुरंत अंडरलाइन, कि पॉजिटिव में आंसर कर रहा है कि नेगेटिव में आपसे पूछ रहा है। बात समझ पाए? ये आप अपने हैबिट्स में ले आइए कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या है, कौन सा नहीं है। अब यही माइंड में बना करके चलना है, कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? सीधी सी बात है, न्यायालय में मध्यस्थम सम्मिलित है नहीं। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो यार। अब यहां पे पूछ रहा है कि शिला पर उत्कीर्ण लेख जो है वो दस्तावेज है, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्स क्या है? सीधी सीधी बात बताई गई है आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्या कह रहा है? कोई भी ऐसा लेटर्स, कोई भी ऐसा फिगर्स, कोई भी ऐसा मार्क्स या कोई भी ऐसा साइन जो किसी भी सब्सटेंस पर डिस्क्राइब किया गया है या एक्सप्रेस किया गया है। क्या किया गया है? किसी भी पदार्थ पर अक्षर के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, या उन्हें स्पष्ट किया गया है, वर्णित किया गया है, और जिसका प्रयोग किया जा सकता है अभिलेख के तौर पर, या जो आशयित है अभिलेख के तौर पर प्रयोग किए जाने के लिए, तो वो क्या है? आपका दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है। मैं आपसे बताया था कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है। सब्सटेंस क्या है? पदार्थ है आपका। सब्सटेंस क्या है? पदार्थ है। ये जो सब्सटेंस है आपका, कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, मेटल हो सकता है आपका। बोलो भाई, लिक्विड भी हो सकता है, सब्सटेंस तो कोई भी हो सकता है। बोलो, किसी भी सब्सटेंस पर किसके द्वारा? थ्रू द लेटर्स। किसके द्वारा? थ्रू द लेटर्स। और किसके द्वारा? थ्रू द फिगर्स। और किसके द्वारा? थ्रू द मार्क्स। इनके द्वारा इन्हें क्या किया गया है? एक्सप्रेस किया गया है, या इन्हें क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है। और जिसे क्या किया जा सकता है? एज अ रिकॉर्ड यूज किया जा सकता है, विच इज टू बी यूज्ड एज अ रिकॉर्ड, और विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज अ रिकॉर्ड। जैसे अभिलेख के तौर पर क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। वो क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। तो आपको मैंने बताया कि A4 साइज का जो सीट पेपर है आपका, ये क्या है? डॉक्यूमेंट है या नहीं है? A4 साइज का जो ब्लैंक पेपर है, इज अ डॉक्यूमेंट और नॉट? आंसर इज नो, इट इज अ मेयर सब्सटेंस। ये क्या है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ पदार्थ है। मैंने इस पर अपनी साइन कर दी। क्या कर दी? साइन कर दी। ये क्या हो गया? अब आपका डॉक्यूमेंट हो गया। क्या हो गया? ये जो A4 सीट है आपकी, A4 सीट ब्लैंक है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस है। क्या है? ओनली सब्सटेंस।
मैंने एक सर्किल यहां पे बना दी, अब ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। बना दिया कि नहीं बना दिया, बोलो यार। मैंने ए लिख दिया, ये अब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। बोलो, मैंने कोई संख्या लिख दी 2, ये क्या हो गया आपका, डॉक्यूमेंट। फिगर्स हैं आपके, बोलो ये क्या हो गया। कोई मार्क्स, मैंने ट्राइंगल बना दिया, अब ये क्या हो गया आपका, डॉक्यूमेंट हो गया। बात समझ रहे हैं आप। तो आप ये बताइए कि किसी भी पदार्थ पर अक्षर के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, किसके द्वारा, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। सब्सटेंस जरा देखो क्या है आपके, हो सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि जो रॉक है आपकी, क्या है, रॉक, ठीक है। और इसको हमने क्या किया कि इस पर हमने कुछ बातें लिखवा दी, ठीक है। आपने मौर्य एम्पेरर में देखा होगा, मौर्य साम्राज्य में, वहां पे अशोक ने क्या किया था, ऐसे शिलालेख बनवाए थे ना, यानी पहाड़ों को, चट्टानों को काट करके उस पर कुछ बातें उत्कीर्ण करवाया था उन्होंने। उसका क्या किया था उन्होंने, लिखवाया था कुछ बातें। तो ये क्या हो गया आपका, वो जो रॉक है आपकी क्या हो गई, आपकी डॉक्यूमेंट हो गई। उन्होंने 3 तरीके के अभिलेख उनके यहां मिलते हैं, 3 तरीके के अभिलेख, रिकॉर्डिंग बोला जाता है उसको। बोलो, शिलालेख होता है, स्तंभ लेख होता है और गुफा लेख होता है, ठीक है ना। स्तंभ लेख, पिलर्स, उन्होंने क्या किया था, पिलर्स को कटवा करके उस पर बातें लिखवाई गई। 1 2 3 4 5 6 7 14 बातें लिखी गई। कितनी बातें लिखी गई हैं, 14 बातें। तो ये जो पिलर्स है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब इसी तरीके से देखो, जो मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट पर यदि कुछ लिखा है, मेटल प्लेट क्या है, मेरा सब्सटेंस। मेटल प्लेट क्या है, मेरा सब्सटेंस। और इस पर यदि कुछ चीजें लिखवा दिया है आपने, या कोई साइन बनवा दिया है, या कोई फिगर बनाया हुआ है, या कोई मार्क्स है, ये क्या हो गया आपका, डॉक्यूमेंट हो गया। तो यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है आपसे, बोलो भैया, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कि शिला पर उत्कीर्ण जो लेख हैं, जो भी किसी शिला पर यानी रॉक पर जो भी चीजें आपने डिस्क्राइब करा है, वेदर इट इज अ डॉक्यूमेंट और नॉट, ये डॉक्यूमेंट है। पीसीएस जे के क्वेश्चन में एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक दूध वाला है और वो अपना दूध देने जाता है जिसके घर पे, उसकी दीवार पर, बोलो बेटा, उसकी दीवार पर क्या किया है, उसकी दीवार पर वो एक लाइन खींचता है, लाइन को खींचता है। बोलो, ये उसकी वॉल है। जनवरी में पहले दिन दूध दिया तो उसने एक लाइन खींच दिया, दूसरे दिन दूध दिया तो दूसरी लाइन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, ये पूरी की पूरी दीवार, वॉल जो है वो क्या है, सब्सटेंस है। क्या है, यहां पे ये मार्क्स बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, और यही दीवार उसकी क्या हो गई, डॉक्यूमेंट हो गई कि नहीं हो गई, डॉक्यूमेंट हो गई, डॉक्यूमेंट हो गई, डॉक्यूमेंट हो गई। आपने देखा कि आप जो भी टाइल्स लगवाते हो घरों पे, उसमें फूल पत्तियां बनी होती हैं, कुछ भी फिगर्स बने होते हैं, वो क्या है आपका, डॉक्यूमेंट्स है। वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। बोलो भाई, कोई गणेश जी की मूर्ति बनवा करके टाइल्स घर पे लगवाता है, कोई हनुमान जी की मूर्ति लगवाया हुआ है, ये क्या है आपका, डॉक्यूमेंट्स है। किसी भी मेटल्स पर जो आपने फिगर्स बनाया है वो क्या है आपका, डॉक्यूमेंट्स है। किसी भी बक्से पर, बॉक्स पर आपने जो फिगर बना दिया है वो क्या है आपका, डॉक्यूमेंट्स है। बोलो, है या नहीं है। कापी में जो चीजें आप लिख रहे हो ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। कोई भी जो आप पेपर देने जाते हो, पेपर पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है। सारे के सारे जो पेपर्स आप लिखने जाते हो वहां पे वो क्या है आपका, डॉक्यूमेंट है। चेक जो है वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है, चेक आपका डॉक्यूमेंट है। चेक क्या है, डॉक्यूमेंट है। प्रोविजरी नोट क्या है आपका, डॉक्यूमेंट है। बोलो भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है आपका, डॉक्यूमेंट है। जो भी एग्रीमेंट्स आपने करा है वो क्या है आपका, डॉक्यूमेंट है। बात समझ रहे हैं। और यही डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट हो जाता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। कहां, वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, ये धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति में कन्वर्ट हो सकता है। किसमें कन्वर्ट हो सकता है, मूल्यवान प्रतिभूति में। अभी चलिए देखिए, अभी मैं सिर्फ दस्तावेज की बात कर रहा हूं। अब जरा देखिए, ये आपका पेड़ है और इसी पेड़ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं उसकी छाल को हटा करके यहां पे नंबर लिख दिया 56, नंबर लिख दिया कि नहीं लिख दिया। और ये पेड़ की जो टहनी है वो क्या हो गई आपकी, डॉक्यूमेंट हो गई, नहीं हो गई। स्टेम जो है सब्सटेंस हो गया और उस पर नंबर लिख दिया गया, ये क्या हो गया आपका, डॉक्यूमेंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, विच इज इंटेंडेड टू बी एज अ रिकॉर्ड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बात को एज अ रिकॉर्ड रखता है कि हमारे पास कितने शीशम के पेड़ हैं, कितने सागवान के हैं, कितने चील के हैं, कितने साल के हैं। बात समझ पाए आप, एज अ रिकॉर्ड रखता है। अभिलेख के तौर पर इसका यूज भी किया जा सकता है कि सर ये वाला पेड़ जो है वो गायब है, नहीं होगा। बोलो भाई, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
चलिए, तो ये बात आपका खत्म हो गया। आगे चलते हैं। आगे भैया देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? क्या नहीं है? संस्वीकृति। क्या पूछा हुआ है? कन्फेशन इज नो वेयर डिफाइंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। कन्फेशन को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। ये जो हेड है वो कहां पे आता है? एडमिशन के चैप्टर में आता है। कहां पे आता है? एडमिशन के हेड में आता है। बोलो भैया। और कन्फेशन को जो डिफाइन किया गया है वो कहां पे डिफाइन किया गया है? लीगल डेफिनेशन है, कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है। लीगल डेफिनेशन कहां पे आया था? ये पाकला नारायण स्वामी का केस आप लोगों ने पढ़ा है। पाकला नारायण स्वामी में लॉर्ड एटकिन डिफाइन करते हैं कन्फेशन क्या है, और उसी को आपके यहां पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट करा। बोलो बेटा, कन्फेशन क्या है? तो सेक्शन 3 में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। दस्तावेज में अभी भी आपको बता रहा हूं डॉक्यूमेंट्स क्या है, और तीसरा जो है वो साक्ष्य है। साक्ष्य को भी डिफाइन किया गया है। साक्ष्य जो है यानी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। एविडेंस जो है उसका वहां पे आपके यहां परिभाषित किया गया, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। ठीक है, क्या मतलब है और इंक्लूड क्या करता है। तो वहां पे दो चीजें आपके पास आई हैं। क्या आई हैं? दो चीजें आई हैं, वो देखिए जरा क्या है आपका। आ गया है तो पहली चीज जो है साक्ष्य में, पहली चीज क्या है आपका? दो तरीके के एविडेंस है बेटा। कितने तरीके के एविडेंस है? दो तरीके के। पहला कौन सा है आपका? ओरल एविडेंस है। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा कौन सा है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दो तरीके के एविडेंस की बात कर रहा है। ये डेफिनेशन कम है, टाइम्स ज्यादा है। क्या है यहां पे? क्या कह रहा है कि जो कोर्ट है, कौन है जिसे क्या करती है? रिक्वायर्ड करती है। क्या करती है? रिक्वायर्ड या परमिट। उन्हें क्या कर रही है? परमिट्स करती है। किसको? विटनेस को। किसको? कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड आर परमिट्स टू द विटनेस। किसको? विटनेस को। किस बात के लिए? किस बात को? कि उनके द्वारा क्या दिया जाए। तो कह रहा है कि एनी स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय द विटनेस विच इज रिक्वायर्ड एंड परमिटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, और क्या है? मैटर मैटर्स ऑफ फैक्ट, और रिगार्डिंग क्या है? इंक्वायरी। इंक्वायरी के संबंध में जो मैटर ऑफ फैक्ट्स के बारे में किसी साक्षियों के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिया जाता है, जब न्यायालय उन्हें क्या करता है? मांग करता है या उन्हें परमिट करता है, अलाउ करता है, तो ऐसा जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा इनके द्वारा, बोलो बेटा, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? ओरल एविडेंस। इसका मतलब कि ओरल एविडेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय द विटनेस। किसके द्वारा दिया गया है? विटनेस के द्वारा जो भी ओरल स्टेटमेंट दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? ओरल स्टेटमेंट दिया जा रहा है। किसके द्वारा? विटनेस के द्वारा। कहां पे दिया जा रहा है? बिफोर द कोर्ट। कब दिया जा रहा है? जब ऐसी कोर्ट उसे अलाउ करती है या उससे रिक्वायर्ड करती है। और किसके संबंध में? मैटर ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है, मैटर ऑफ द फैक्ट्स रिलेटिंग टू इंक्वायरी। जो मामले का जांचाधीन विषय है उसके संबंध में ऐसे साक्षियों के द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं, जो न्यायालय के द्वारा क्या किया जा रहा है? रिक्वायर्ड किया जा रहा है, तो वो क्या बन जाता है आपका? ओरल एविडेंस बन जाता है। और जो इंस्पेक्शन के लिए, किसके लिए? कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए जो भी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बिफोर द कोर्ट, एनी डॉक्यूमेंट which is presented or produced before the court for the inspection. किसके लिए? किसको? कोर्ट को। क्या? कोई भी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स।